नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। गन्ना विभाग में सहारनपुर में तैनात एई योगेंद्र श्रीवास्तव के घर डकैती के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मां बेटी को बंधक बनाकर लाखों की डकैती का यह पूरा मामला है। रात 2 बजे घर में घुसकर डकैतों ने जबरन एई की पत्नी और बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया और लाखों की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। पौष इलाके में डकैती से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये पूरा मामला विभूति खंड थाना क्षेत्र के विराज खंड का है। लखनऊ के विराज खंड में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस और प्रशासनिक टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको उस घर के दिखा रहे हैं जहां पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। थाना विभूति खंड के अंतर्गत विराज खंड एक जगह है। यहाँ पे एक घर में कल रात में 5 लोगों ने हाउस ब्रेक किया है। उन्होंने खिड़की से एंट्री करके घर में जो 2 लोग थे उनको बंधक बना करके उनसे सामान, यहाँ जितने भी सामान थे वो चोरी हुई है। इसमें उनका कहना है जितना भी सामान लगभग 3-4 लाख का अमाउंट बता रहे हैं वो, जिसकी चोरी हुई है। इस पे हम सब लोगों ने सुबह से जितनी भी जब ये सूचना हम लोगों को देर प्राप्त हुई है, उस वक्त जब घटना हो रही थी उस वक्त इनका कहना है, वादी का ही कहना है कि पुलिस की टीम यहाँ से गश्त भी कर रही थी, लेकिन किसी को आइडिया नहीं लग पाया। उन्होंने इनको डिटेन कर रखा था। जो भी उन्होंने तहरीर दी है उस पर दर्ज कर मुकदमा लिखा जाएगा। इसके बाद हम तफ्तीश कर रहे हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? अमित, देखिए, जब से पुलिस कमिश्नरेट बना 1 साल होने को है और ये बड़ी डकैती की घटना है जो पुलिस की सक्रियता के ऊपर सवालिया निशान लगाती है। जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है पुलिस को ये ताकीद दी जाती है कि रात को अच्छी तरह से गश्त की जाए, मुस्तैद रहा जाए। लेकिन यहाँ पर पौष इलाके में डकैती होती है। आमतौर पे जो डकैती का समय होता है रात 2 बजे के बाद, बिल्कुल उसी तरह के कन्वेंशनल तरीके से इस डकैती को अंजाम दिया गया है। बगल के मकान से फांद कर 5-7 डकैत अंदर आते, फिर अपने साथ जो औजार लाए थे उसकी मदद से ग्रिल उखाड़ लेते हैं, खिड़की की अंदर दाखिल होते हैं। माँ बेटी को बंधक बनाते, बेटी विरोध करती है तो उसके सर पर किसी डंडे जैसी चीज़ से वार भी करते हैं। उसके बाद दोनों को बंधक बनाकर घर में तकरीबन 1.5 लाख रुपया कैश था वो निकाल लेते हैं और 6-7 लाख की ज्वेलरी भी बताई जा रही है डकैत लेके चले गए। सुबह जब 8 बजती है, जब बेटी को कुछ रोशनी दिखाई देती है, वो कोशिश करती है अपने आप को उस बंधन से मुक्त कराती है, पुलिस को सूचना देती है, तब पुलिस पहुँचती है। पुलिस डॉग स्क्वाड मौके पर पहुँचा है, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस की सर्विलांस की टीमें, क्राइम ब्रांच की टीमें लगा दी गई मामले के खुलासे के लिए। लेकिन पुलिस की सक्रियता के ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर लगता है, चूँकि बहुत ही सुनियोजित तरीके से समझ में आता है कोई संगठित गैंग है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। अगर इस तरह का गैंग राजधानी में सक्रिय है तो राजधानी पुलिस के लिए आगे भी ये चुनौती बना रहेगा। अमित। ऋषभ, घर के भीतर कोई सीसीटीवी कैमरा अगर लगा हो या फिर आसपास के जो मकान है उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो जिसके माध्यम से कोई फुटेज मिल पाया हो? जी देखिए, अभी हमारी जो पुलिस से बात हो रही है घर के अंदर से तो नहीं, लेकिन हाँ आसपास के इलाकों में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। 2-3 नकाबपोश लोग उनको ज़रूर दिखाई दिए हैं, लेकिन वो फुटेज अभी इतने काफ़ी नहीं है कि जिनसे पुलिस को कोई बहुत बड़ी मदद मिल सके। लेकिन पुलिस ये ज़रूर जानने की कोशिश में लगी है, चूँकि घर के पीछे से ही एक रेलवे लाइन निकलती है, क्या वो रेलवे लाइन की तरफ से आए थे, रेलवे लाइन की तरफ से गए। चूँकि वो एक ख़ास किस्म के जो डकैत के गिरोह होते हैं वो अंजाम देने का तरीका ऐसा होता है। एक बावरिया का गैंग चलता है, लेकिन वो आमतौर पर जहाँ डकैती डालते हैं वहाँ पर लोगों को पीटते बहुत ज़्यादा है। वैसा इस मामले में नहीं हुआ है, खाली पुत्री के ऊपर सर पे डंडे से एक वार किया गया चिल्लाने के बाद। तो पुलिस अभी भी मान के चल रही है और जो पीड़ित परिवार से बातचीत हुई है कि जो डकैत थे उनकी बातचीत और पहनावे से ऐसा लग रहा था कि वो शहर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उनको इस बात की जानकारी थी कि माँ बेटी घर में अकेले हैं, इसीलिए उन्होंने ये मुफीद समय जान के इस डकैती को अंजाम दिया। अमित। शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर निर्माणाधीन महिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना भड़क गईं। पीले ईंट से अस्पताल का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था को विधायक ने इस दौरान जमकर हड़काया है, धमकाया है। अस्पताल तुड़वाने और एफआईआर करने का भी विधायक आराधना मिश्रा ने फरमान सुना दिया है। बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से राजकीय निर्माण निगम 50 बेड का महिला अस्पताल बनवा रहा है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा उर्फ मोना लापरवाही को देखकर भड़क गईं। विधायक के निरीक्षण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक के तेवर से कर्मचारी सहमे हुए हैं। निरीक्षण के दौरान क्या हुआ, कैसे भड़की विधायक आराधना मिश्रा, आइए आपको दिखाते हैं। हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरह की तुम लोगों को बेईमानी करने की? ये अस्पताल बच्चे और महिलाओं के लिए बन रहा है।
कुछ तो शर्म करो। और एक बात सुन लीजिए, इसमें FIR होनी चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराइए। तो प्रतापगढ़ किरामपुर खास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कर्मचारियों पर गुस्सा देखने को मिला है। विधायक आराधना मिश्रा का राजकीय निर्माण निगम की तरफ से इस अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन इसमें घटिया ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको देखकर विधायक आराधना मिश्रा गुस्सा हो गई और उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा है उन्हें वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को। अगर पीली ईंट इसमें लगी रही तो याद रखना मैं उल्टा टांग दूंगी। हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरह की तुम लोगों को बेईमानी करने की? ये अस्पताल बच्चे और महिलाओं के लिए बन रहा है, कुछ तो शर्म करो। और एक बात सुन लीजिए, इसमें FIR होनी चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराइए। एक भी अगर पीली ईंट इसमें लगी रही तो याद रखना मैं उल्टा टांग दूंगी। के नेता हैं आराधना मिश्रा, रामपुर खास से विधायक हैं। यहाँ औचक निरीक्षण करने पहुँच गई अस्पताल के निर्माण का। इस दौरान उनको शिकायत मिली कि यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया ईंट लगाई जा रही है, जिसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वहाँ जो कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे, जो कार्यदायी संस्था है उसके लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उनको उन्होंने जमकर फटकार लगाई है और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज करवाकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। और एक बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर सरकारी अनाज मंडी में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां अनाज की तौल कर रहे अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत नहीं मिलने पर किसानों को परेशान करते हैं। उनसे अनाज भी नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों से अवैध वसूली करते ठेकेदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पीड़ित किसान सुखपाल सिंह ने इस पूरे प्रकरण के अधिकारियों से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि पीड़ित किसान ने अपने शिकायत पत्र में अधिकारियों पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पूरा मामला जहांगीराबाद अनाज मंडी का है, जहां किसानों से जमकर अवैध वसूली की जा रही है। हमारे यहाँ जहांगीराबाद मंडी में सरकारी कांटा लगा हुआ मक्का का। फिर मेरे चाचा 17 तारीख को मक्का लेके गए थे अपनी मक्का बेचने के लिए सरकारी कांटे पे। तो सरकारी कांटे पर जब मक्का लेके पहुँचे तो वहाँ मक्के के नाम पर रिश्वत ली जा रही है तोलने के लिए। इनसे कहा जाता है कि मक्का ये गंदी है, ये मक्का इसमें वो लगेगा चल्ला, और चल्ला भी लगवाऊंगा नहीं, आपको पैसे देने होंगे। चल्ला भी लगाऊंगा नहीं, आपको पैसे देने होंगे चल्ला के। इन्होंने कहा भाई मेरी मक्का तो बहुत अच्छी है, इसमें चल्ला क्यों लगेगा, मैं क्यों आपको पैसे दूँ। तो इनसे मक्का में चल्ला लगाने के नाम पर 1500 रुपये रिश्वत ली जाती है। और हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, जहांगीराबाद मंडी में सीधे अनाज तोलने के नाम पे रिश्वत ली जाती है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। लगातार किसान प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और वीडियो के आधार पर इस युवक की पुष्टि करने के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं जिलाधिकारी, और जल्द गिरफ्तारी के अभी प्रयास किया जाएगा इस व्यक्ति का। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम ने कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज के इस किसान सम्मान समारोह में उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी 118वीं जयंती के अवसर पर किसान हितों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनका स्मरण करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव
किसानों के लिए काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार किसानों की चिंता की है। उत्तर प्रदेश में किसान कैसे खुशहाल हों, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर उन्होंने जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया। इसके बाद किसान भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर प्रदान किए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। पीएम ने लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के सशक्तिकरण के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले, वंचितों के उत्थान हेतु सदैव प्रयत्नशील, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति महान जननेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटिशा नमन एवं किसान दिवस पर सभी किसान बंधुओं का सादर अभिनंदन। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आज भाजपा के राज में देश के इतिहास में एक ऐसा किसान दिवस आया है जब उत्सव के स्थान पर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर है। भाजपा किसानों का अपमान करना छोड़े, क्योंकि देश का किसान भारत का मान है। #किसान दिवस। लखनऊ में किसान दिवस पर कांग्रेस का कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है, लेकिन प्रदर्शन शुरू होते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू हाउस अरेस्ट कर लिए गए। बता दें कि कांग्रेस ने आज सांसद विधायकों के घेराव का ऐलान किया था। हाउस अरेस्ट के बाद अजय लल्लू ने आवास पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। अजय लल्लू ने थाली बजाकर कृषि कानून का इस दौरान विरोध किया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज कांग्रेस ने किसान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी बीजेपी विधायक और सांसदों के घरों का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके चलते अब अजय लल्लू अपने आवास के सामने ही ताली बजाकर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम सीधे बात करेंगे अजय कुमार लल्लू जी से, जिनसे जानेंगे सर क्या मांगे हैं आपकी, आखिर किन मुद्दों को लेकर आप विरोध कर रहे हैं। ये सरकार कारपोरेट घरानों के हाथ की कठपुतली हो गई है। कृषि बिल विधेयक का विरोध पूरे देश का किसान सड़कों पर आंदोलन करके कर रहा है। लगभग 28 दिन हो गए धरने को। सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले दिन इसका विरोध किया, संसद में बोला, सड़कों पर बोला, पूरे देश में आंदोलन किया। एक साल में लगभग 600 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से 4 साल से फसल बर्बाद हो गया। 1 रुपया मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया। बिजली का बिल बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, वजन घट गया, डीजल का दाम बढ़ गया। सरकार एमएसपी समाप्त करना चाहती है, कारपोरेट फार्मिंग खेती लागू करना चाहती है, जमाखोरी को बढ़ावा देना चाहती है। पूरे देश के किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में ताली और थाली बजाकर विधायकों को, सांसदों को जगाने का काम किया कि सरकार कुंभकर्ण नींद से जागे और किसानों की बात सुने, उनकी समस्या का समाधान करे। योगी मोदी सरकार का हर मंत्री, मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, मंडियां समाप्त नहीं होगी। जब कारपोरेट के हाथ की कठपुतली हो जाएगी सरकार, जनता के, जनादेश के भावनाओं का सम्मान नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से वो कारपोरेट की भाषा बोलेगी। सरकार मोदी जी और योगी जी नहीं चला रहे हैं। आप बताइए, फसलों का बीमा हुआ, बीमा कंपनी हर साल बदल बदल के आती रही गुजरात से, और सारे लोगों के पैसे को लेकर भाग गई। कहाँ है वो पैसा? क्यों नहीं मुआवजा मिल रहा है?
क्यों नहीं जिम्मेदारी योगी जी उठा रहे हैं? पूरी तरह यह सरकार कारपोरेट की कठपुतली है। जैसा आपने सुना, ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ कहना है कि जब तक केंद्र सरकार अपने इन कृषि कानूनों को वापस नहीं करेगी तब तक कांग्रेस यूं ही किसानों के समर्थन में अपना प्रदर्शन करती रहेगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर फूलपुर इफ्को में बड़ा हादसा हुआ है। यूरिया उत्पादन इकाई में अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई है और 24 लोग बीमार हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में असिस्टेंट मैनेजर बीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभिनंदन की मौत हो गई है। हादसे में सीएम योगी ने दुख जताया है और राहत कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। घटना के कारणों की भी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। कोई लापरवाही नहीं रहती है। ये हम लोग पूरी सिक्योरिटी उसको मतलब हम लोग सुरक्षा पे हमेशा ध्यान रखते हैं। एमडी साहब का हमारा सीधा इंस्ट्रक्शन है कि सुरक्षा के बिना कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग कोई भी सुरक्षा हम लोग छोड़ते नहीं। अब ये प्लांट है, इसमें ऐसा हादसा हो गया और चांस की बात है कैजुअलिटी हो गई, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो जहरीली गैस ने यहां पर 2 अधिकारियों की जान ले ली है। प्रयागराज में इफ्को में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। यूरिया बनाने की कंपनी है इफ्को। हादसे में 2 अधिकारियों की मौत हुई है। 24 कर्मचारी बीमार हो गए हैं। अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती करवाया गया है। ताजनगरी आगरा की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है। आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 दर्ज किया गया है, जो खतरनाक माना जाता है। आगरा में चारों तरफ धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से ताजमहल भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है। आगरा फोर्ट से ताजमहल लगभग गायब नजर आता है। शहर में 25 स्थानों पर सड़क निर्माण हो रहे हैं, लेकिन जल का छिड़काव कहीं पर भी नहीं हो रहा है, जिससे हवा में धूल के कणों की मात्रा सामान्य से 8 गुना ज़्यादा हो गई है। हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी ने। हो गई है और देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 12वां स्थान है ताज के शहर आगरा का। और हालात इतने विकट हो चुके हैं कि चाहे नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेसवे हो, हर जगह ताज नगरी आगरा की हवा फिर खराब हो गई है और देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 12वां स्थान है ताज के शहर आगरा का। और हालात इतने विकट हो चुके हैं कि चाहे नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेसवे हो, हर जगह धुंध ही धुंध नज़र आती है। और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन निर्माण कार्यों के आसपास जल का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। और अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल 50 मीटर दूर से भी नहीं नज़र आता है। शाहजहाँ जहाँ से यानी आगरा फोर्ट जहाँ से किले को निहारा करते थे, वहाँ से भी यानी किले से भी ताजमहल का दीदार नहीं हो पा रहा है। तो महताब बाग जाने वाले पर्यटक भी निराश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ताज अदृश्य नज़र आता है। इसके अलावा धुंध की वजह से बीमारियां बढ़ी हैं। जो अस्थमा वाले मरीज हैं, उनके सांसों का संकट खड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन आखिर कब तक चेतेगा, नगर निगम कब इसके प्रति जागरूक होगा, यह सब देखना होगा। फिलहाल आगरा में सांसों का संकट बरकरार है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और अब खबर इटावा से है, जहां पर कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे में इजाफा हो गया है। कोहरे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बमुश्किल 20 मीटर की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। आगरा कानपुर हाईवे पर गुजरने वाले वाहनों को भी सुबह 9 बजे के आसपास तक अपने छोटे बड़े वाहनों की लाइटों को जलाकर चलना पड़ा। और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर जिला कारागार में महिला बंदियों ने सुंदरकांड और भजन कीर्तन का आयोजन किया। कोरोना के नाश और जन कल्याण के उद्देश्य से महिला बंदियों ने बड़े ही भक्तिभाव से इस धार्मिक आयोजन में शिरकत की। आयोजन को जेल प्रशासन का एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। देवरिया जिले में जहरीली शराब का धंधा जोरों पर चल रहा है। आबकारी विभाग कच्ची शराब को नष्ट करने में जुटा हुआ है। ताज़ा मामला महुआ बारी और पांडेचक गांव के पास का है,
जहां पर ईंट भट्टे पर भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब को आबकारी विभाग ने छापेमारी में नष्ट कर दिया। वहीं कई शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। यहां जहरीली कच्ची शराब जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई थी। महुआबारी ईंट भट्टा और पांडे चक मुंडेरवा ईंट भट्टे पे 3 ईंट भट्टों पे दबिश की कार्रवाई हुई है, जिसमें 10 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं लगभग 1500 केजी लहन बरामद हुआ है। 2 अभियोग पंजीकृत किया गया है और संबंधित थाने में थाना बघौज घाट में FIR दर्ज कराया गया है। और एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर STF ने यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के 125 करोड़ रुपए हड़पने के आरोपी 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम अमरनाथ गुप्ता उर्फ अनिल गोयल और प्रभास चंद्र श्रीवास्तव है। STF ने दोनों को बीती रात गिरफ्तार किया। दोनों पर स्टेट हाईवे अथॉरिटी का पैसा हड़पने का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर 125 करोड़ रुपए की FD हड़प ली थी। जालसाजों ने बैंक से 125 करोड़ की FD हासिल कर ली थी। स्टेट हाईवे अथॉरिटी की FD हड़पने का आरोप है। 125 करोड़ रुपए की FD हड़प ली थी दोनों ही जालसाजों ने, लेकिन फिलहाल अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या इन दोनों के अलावा भी कुछ और लोग शामिल थे जो इनकी मदद कर रहे थे। अनिल गोयल और प्रभास चंद्र श्रीवास्तव को STF ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के दांदो थाना क्षेत्र में एक युवती को गोली मारने का मामला सामने आया है। घायल युवती की मां का आरोप है कि गांव के एक युवक ने युवती को पकड़कर जबरन बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसका युवती ने विरोध किया तो युवक ने गुस्से में आकर युवती को गोली मार दी और धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ गंभीर हालत होने के चलते डॉक्टरों ने उसे GN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। थाना दादो के गांव तेजपुर की एक लड़की को एक लड़के ने गोली मार दी है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। लड़की को जो है इलाज के लिए मेडिकल वहाँ उसका इलाज चल रहा है। आगे की प्रक्रिया विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कोई रंजिश बताई जा रही है? अब गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं और फरार हो गए। घटना के बाद आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। युवक प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।